नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार शर्मा आज आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूं। तो अभी सभी बच्चों का 12th का रिजल्ट आया है, मध्य प्रदेश बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, अभी सीबीएसई का रिजल्ट भी आने वाला है। तो ऐसे बच्चे जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं या इस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। इन टॉपिक में से मैं जीए जनरल अवेयरनेस की डील करता हूं, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए हम क्लास आरंभ करते हैं। बैंकिंग बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में मेनली 4 टॉपिक होते हैं जो बच्चों को पढ़ने होते हैं सिलेबस में। एक टॉपिक होता है आपका मैथमेटिक्स, एक टॉपिक आपका होता है रीजनिंग का, एक टॉपिक आपका होता है इंग्लिश का, और एक टॉपिक होता है जीए का। इसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। रही बात योग्यता की, तो आफ्टर ग्रेजुएट आप बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करते हैं, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट है। किसी भी स्ट्रीम में आपने डिग्री किया हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हुई सिलेबस की और एलिजिबिलिटी। मैं मुकेश शर्मा इसमें जीए टॉपिक लेता हूं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं कि जीए टॉपिक में आप इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। जो जनरल अवेयरनेस है, एक तो जीएस होता है जो बैंकिंग के अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें से आता है, जीएस जीके। बट बैंकिंग सेक्टर में केवल जीए आता है, जनरल अवेयरनेस। इसमें पूरा बैंकिंग सेक्टर रहता है। बैंकिंग सेक्टर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, एंड करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और प्रैक्टिकल बैंकिंग, ये टॉपिक होते हैं जो हम जीए में अध्ययन करते हैं। तो आज हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है बैंक। तो बैंक क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही है कि बैंक क्या होता है। जब भी हम बैंक वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि बहुत बड़े बड़े संस्थान बने होंगे जहां बहुत सारे लोग कैशियर कैश पे कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं, ये आपने देखा होगा। तो वही बैंक होते हैं। तो बैंक मतलब होता है ऐसे फाइनेंशियल बॉडी, ऐसे वित्तीय संस्थान जो पब्लिक की डिपॉजिट को, पब्लिक के पैसे को जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको लोन या उधार की सेवा भी देते हैं। केवल इतनी सी हम बात मान लें कि डिपॉजिट करना और वापस करना, तो ये सिस्टम भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल में जो मंदिर थे जो हमारा इस तरह का बैंक का बैंकिंग की तरह कार्य करते थे, लेकिन जब भारत में इंग्लिश लोग आए तो उन्होंने आधुनिक बैंकिंग का आरंभ किया। तो भारत में जो आधुनिक बैंकिंग है वो यूरोपियन लोगों की देन है। उन्होंने ही भारत में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला था 1770 में। भारत का जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770 में। नाम बेटा क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि ये बैंक असफल हो गया था, बट पहला बैंक जो था, जो यूरोपियन पद्धति पर खोला गया था, वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और भारत का पहला जो कॉमर्शियल बैंक था उसका नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। ये भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक था
जो 1881 में खोला गया, और पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में खोला गया था। और 18 सेंचुरी में ही, 18 और 19 सेंचुरी में भी भारत में बहुत सारे बैंकिंग भी खोले गए। जैसे हम बात करें बैंक ऑफ बंगाल, ये 1840 में खोला गया। इसे हम प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं या प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक खोले गए थे 1840, 1800, ये 1806 है, ये 1840 है, ये 1843 है। तो जो है ये बैंकिंग सिस्टम, ये 3, भाई अंग्रेजों ने भारत में अपने जो व्यापारिक कंपनी थी वो 3 प्रेसिडेंसी में स्थापित की थी, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। तो यहां पर इन्होंने अपने प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित, ये चलता रहा। ये तो पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पहला कॉमर्शियल बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, और कंप्लीट फर्स्ट इंडियन बैंक पीएनबी था। ये वो समय था जब भारत में बैंकिंग की शुरुआत हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा? भारत में बैंकिंग की शुरुआत हो रही थी। आगे बढ़ा समय और बैंकिंग सेक्टर बहुत सारा विकसित हुआ। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक स्थापित हुए आजादी से ही पहले। जब भारत आजाद हुआ तो बैंकिंग सिस्टम में काफी परिवर्तन देखे गए। आज हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो आज सबसे पहले आरबीआई है। आरबीआई बैंक नहीं है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। एक सिंपल सा प्रश्न कि भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाली जो टॉप बॉडी है वो कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो भारत में जो बैंकिंग की संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी हम बात करें तो देखिए, एक तो बैंक होते हैं। तो अभी मैंने कहा कि ऐसे फाइनेंशियल बॉडी जो पब्लिक की पैसे को जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उधार की सुविधा देते हैं, ये बैंक होते हैं। और एक होते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ओके, नॉन बैंकिंग जो सेक्टर होते हैं वो, जो पब्लिक को लोन तो प्रोवाइड कराते हैं बट पब्लिक की जमाओं को स्वीकार नहीं कर सकते। ओके, तो एक एनबीएफसी और एक बैंक, क्लियर है? अब देखिए बैंक क्या होते हैं ये आपकी समझ में आ गया। अब बैंक जो होते हैं वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं और एक नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो जो है एक होते हैं पब्लिक बैंक। बैंकिंग की प्रकार की बात करें तो एक बेटा पब्लिक बैंक और एक हो गए प्राइवेट बैंक। तो पब्लिक बैंक क्या होंगे और प्राइवेट बैंक क्या होंगे? तो पब्लिक बैंक वो होंगे जिनमें मिनिमम शेयर होल्डिंग 51% सरकार की होगी। सरकार मतलब केंद्र या राज्य। तो ऐसे बैंक जिनमें मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग सरकार की होती है वो सरकारी बैंक होते हैं। बात समझ में आ रही है कि सरकारी बैंक क्या होंगे? जिनमें मिनिमम 50 ऑनरशिप होने के लिए 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो अब प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो ऐसे बैंक जिनमें 51% शेयर होल्डिंग निजी क्षेत्र की होती है उसे हम बोलते हैं निजी बैंक या बोलते हैं प्राइवेट बैंक। क्लियर है? प्राइवेट बैंक वो होंगे
जिनमें 50 मिनिमम 51% होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर की होगी, सरकार की नहीं होगी, तो क्या बोलेंगे? निजी बैंक। और निजी बैंक दो तरह के होंगे, एक भारतीय निजी बैंक होंगे और एक विदेशी निजी बैंक होंगे। एक कौन से होंगे बेटा? भारतीय निजी बैंक। एक जैसे आईसीआईसीआई, ये भारतीय निजी बैंक है। एचडीएफसी, ये भारतीय निजी बैंक है। सिटी बैंक, तो वो विदेशी बैंक हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब भारत में प्राइवेट बैंक खोलने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो ध्यान रखें कि भारत में निजी बैंक खोलने के लिए बिमल जालान कमेटी बनी थी, जिसके बाद भारत में दो नए बैंक खोले गए थे, एक आईडीएफसी, एक बंधन बैंक। उससे पहले अंतिम जो प्राइवेट बैंक था वो यस बैंक था। उसके बाद दो बैंक और खोले गए, कौन से? बंधन और आईडीएफसी। ध्यान रखना, बिमल जालान कमेटी की सिफारिश पर खोले गए थे। ओके, तो प्राइवेट बैंक खोलने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, तो उसमें से पहला है 500 करोड़ की पेड अप कैपिटल होना चाहिए। कुल चुकता पूंजी 500 करोड़ होना चाहिए। और इन बैंकों को अपनी कुल ब्रांचों का 25% ब्रांचें ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी पड़ेंगी और अपने द्वारा दिए जाने वाले कुल लोन का 40% किसको? किसानों को देना पड़ेगा। ये शर्तें अगर कोई पूरी करता है तो वो प्राइवेट बैंक खोल सकता है। पहले पेड अप कैपिटल 200 करोड़ थी, फिर 300 करोड़ हुआ, अभी वर्तमान में 500 करोड़ है। क्या ये बात समझ में आ गई? निजी बैंक क्या होते हैं। अब हम इधर लौटते हैं, प्राइवेट बैंक, सॉरी सरकारी बैंक। तो सरकारी बैंक एक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। सबसे ज्यादा एटीएम इसी के हैं और सबसे ज्यादा ब्रांचेस भी एसबीआई की हैं, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। प्रश्न आता है कि विदेशों में सबसे ज्यादा शाखाएं किस ब्रांच बैंक की हैं, तो एसबीआई की हैं। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ करता था, अभी एसबीआई है। एसबीआई आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जहां आरबीआई नहीं है वहां क्लियरिंग हाउस के रूप में एसबीआई कार्य करता है। एसबीआई की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसलिए 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाए थे। इधर देखिए, हमने तीन बैंक बताए थे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर दिया था और नाम दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को एसबीआई के नाम से उपस्थित है। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत में पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। पहले प्राइमरी में इसमें 8 सहायक बैंक थे 1959-58 में, फिर 7 बचे। अब सारे जो एसोसिएट बैंक एसबीआई के थे वो एसबीआई में मर्ज कर दिए गए। एसोसिएट बैंक वो होते थे जो एसबीआई में राज्यों को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, नाम सुना हो कभी आपने, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये सारे बैंक जो है एसबीआई में मर्ज कर दिए। अब एक ही ब्रांड है एसबीआई। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये हुआ तो ये एसबीआई। फिर बेटा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बेटा क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था। 2 बार हुआ था और दोनों बार इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और 14+6 कुल जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 20 बैंकें थी राष्ट्रीयकरण में, लेकिन क्या हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का दिवाला निकल गया था 1993 4 सितंबर को, तो उसे पीएनबी मर्ज कर दिया था।
तो 19 बचे थे। वर्तमान में 12 भारत में पब्लिक सेक्टर के बैंक बचे। बेटा कितने बचे हैं? 12 बचे हुए हैं। वर्तमान में 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक बचे हुए हैं। धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, आपस में मर्ज करते जा रहे हैं। ओके, ये बात हो गई एसबीआई और राष्ट्रीयकृत बैंक। इसके अलावा कौन से बैंक होते हैं? पब्लिक बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए। प्राइवेट बैंक दो तरह के हो गए। फिर एक बोलते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक को बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड कराने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई सबसे पहले यूपी के मुरादाबाद में। लेकिन ये बैंक जो किसानों को लोन प्रोवाइड कराते हैं और कृषि घाटे का सौदा है, तो एनपीए बढ़ता गया, लोन समय पर वापस नहीं आया, तो घाटे में चल रहे हैं। इनकी संख्या अब बहुत कम बची हुई है। सरकार ने अनाउंस किया हुआ है स्ट्रक्चर है जो आपके बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में आता है। बैंकिंग सेक्टर के अलावा बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो इसमें आते हैं, खासकर आर्थिक शब्दावली। अगर आपको आर्थिक शब्दावली नहीं आती तो बैंकिंग सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, एनपीए क्या होता है, ईएमआई क्या होती है, प्रीमियम में ईएमआई में क्या अंतर है,
बड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं। जीएसटी क्या होता है, सीटीएस सिस्टम क्या होता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है, ये जो आर्थिक शब्दावली है ये पढ़ते हैं हम इसमें। कृषि के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, और खासकर बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए जो कमेटियां बनी थी, और कुछ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में पढ़ते हैं। ज्यादा सिलेबस नहीं है जीए का, बट बड़ा महत्वपूर्ण है। बैंकिंग पाठ्यक्रम अधिनियम क्या होता है, चेक का कितना अवधि होता है, डीडी का कितना अवधि होता है, इस तरह के बहुत सारे बैंकिंग टर्म्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बैंकिंग जीए में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।